सेंटर, काजीबाग मस्जिद के पास, गालिब नगर दरगाह रोड और मासूम कॉलोनी, परभणी। एक बार जरूर आइए। मोबाइल क्रमांक 7721088557। परभणी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर, इनका आदेश नया आया है परभणी वासियों के लिए, परभणी के व्यापारियों के लिए भी खास तौर से, जो लोग इंतजार में थे कि 22 अप्रैल 2021 तक पूरी तरह से मार्केट बंद रहेगा। इसी सूरत में परभणी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर, इन्होंने एक प्रेस नोट के माध्यम से एक आदेश निकाला है और ये कहा है कि पूरी तरह से मार्केट बंद रहेगा आने वाले 25 अप्रैल 2021 तक। जो लोग जिन्हें छूट दी गई थी वो पूरी दुकानें जैसे आज बंद है वैसे ही आने वाले 25 अप्रैल 2021 तक पूरी तरह से दुकानें बंद रहेंगी। ऐसा आदेश परभणी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर, इन्होंने आज एक प्रेस नोट के माध्यम से दिया है। अब ताज्जुब की बात यह है कि कोरोना है या नहीं है, ये एक सवालिया निशान है। कल 22 अप्रैल 2021 को परभणी के पालक मंत्री नवाब मलिक ये परभणी शहर में दाखिल होने वाले हैं और पत्रकार परिषद का आयोजन भी इन्होंने परभणी के जिलाधिकारी कार्यालय में रखा है। क्या कहेंगे ये आज तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब व्यापारी इस बात को लेकर परेशान है कि इनका जो बिजनेस है पूरी तरह से ठप हो गया है और कोरोनाग्रस्तों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसके बावजूद कोरोनाग्रस्तों की तादाद में कमी नहीं हो रही है। यहाँ का ऑक्सीजन प्लांट भी पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। ऐसी सूरत में रेमेडी इंजेक्शन की कालाबाजारी भी होती हुई नजर आ रही है। ये छोड़कर परभणी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर, इन्होंने नया आदेश निकाल दिया है कि आने वाले 25 अप्रैल तक पूरी तरह से दुकानें, आस्थापनें, मार्केट पूरी तरह से बंद रहेगा। ऐसा आदेश परभणी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर पेट्रोल पंप, गैस एजेंसीज और जितने भी सरकारी कामकाज है, कोरोना से कंसल्टेड जितने भी काम हैं, ये छोड़कर सभी प्रकार के व्यवहार पूरी तरह से 25 अप्रैल 2021 तक बंद रखने का आदेश परभणी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर, इन्होंने एक प्रेस नोट के माध्यम से दिया है। और जनता से ये निवेदन है कि आप अपने घर में रहें, अपने परिवार की सुरक्षा करें और अपने आप की सुरक्षा करें। ये एक ऐसी वैश्विक बीमारी है, ये 100 साल में एक बार आने वाली बीमारी है। इस बार ये कोरोना के शक्ल में बीमारी आई हुई है और इससे बचना अगर है तो इस बात का खास तौर से ख्याल रखें। अगर आप ज़रूरी काम के लिए ही बाहर निकल रहे हैं तो ऐसी सूरत में अकेले ही बाहर निकलें और वो भी ज़रूरी काम के लिए। अगर आप एक से ज़्यादा व्यक्ति ज़रूरी काम के बहाने से अगर बाहर निकलेंगे तो ऐसी सूरत में आप पर दंडात्मक कार्रवाई पुलिस प्रशासन की जानिब से की जाएगी। ऐसा भी परभणी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर, इन्होंने कहा है। और उसी के साथ में आपसे बार बार आह्वान इस बात का किया जाता है कि अगर आप जितने भी आपके कारोबार है, जितने भी व्यवहार है, पूरी तरह से बंद रखने का आदेश परभणी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर, इन्होंने प्रेस नोट के माध्यम से दिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो को आप देख सकें। परभणी के कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर, इन्होंने आज 21 अप्रैल को कलेक्टर साहब ने आदेश निकाला कि आज से 25 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। कुछ दिन पहले परभणी के सांसद फौजिया तहसीन खान मैडम, इन्होंने कलेक्टर साहब को निवेदन दिया था रोजेदारों को इफ्तारी खरीदने के लिए मस्जिदों के पास गाड़ा खड़े करने की परवानगी दी जाए, मगर कलेक्टर साहब ने सांसद इनके निवेदन का जवाब नहीं दिया। निवेदन का जवाब नहीं दिए जाने पर सांसद नाराज नजर आए। जानते हैं हमारे एकता सेवा भाई संस्था के अध्यक्ष अजमत खान, इन्होंने फौजिया तहसीन खान मैडम इनकी मुलाकात लोक पुकार न्यूज चैनल के लिए क्या कहा मैडम, इन्होंने जानते हैं। तो सदस्य आदरणीय फौजिया मैडम जी, उनके पास लोक पुकार चैनल के माध्यम पे हम आज उनकी मुलाकात लेने आए। परभणी के हालात देखते हुए उन्होंने परभणी के सुपुत्र के नाते से उन्होंने परभणी वासियों के लिए जैसा दिल्ली से वापस आए, यहाँ पर आने के बाद पहले शुरू कलेक्टर साहब से निवेदन दिया कि रमज़ान का महीना है, पवित्र महीना है, इसलिए 4 से 5:30 बजे तक लोगों को रमज़ान के इफ्तारी का सामान देने के लिए छूट दिया जाए। ऐसा उन्होंने खुद एक लेटर कलेक्टर साहब को देकर परभणी में आते बराबर उन्होंने सबसे पहला वो काम किया था। परभणी के जो सुपुत्र थे उन्होंने अपना नाता पूरा, उन्होंने जो फर्ज था वो फर्ज निभाया। लेकिन यहाँ के जो कलेक्टर साहब हैं उस बारे में आज हम आदरणीय फौजिया मैडम जी जो राज्यसभा सदस्य हैं उनसे जानते हैं। हालात तो बेइंतहा ख़राब हैं और आज सच में ऐसा वक्त आ गया है कि एक तरफ हमारे लोगों की जानें हैं और दूसरी तरफ जो ज़िंदा लोग हैं उनको ज़िंदा कैसे रहें, ये मसला है। क्योंकि जिस तरफ घर में बीमारियां आ रही हैं, जिस तरह से हर घर के अंदर कोरोना वायरस घुस गया है और
जहाँ से फ़ोन आता है बस यही है कि हमारे घर के लोग वेंटिलेटर पे है, हमारे घर के लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इंजेक्शन या रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है। बेइंतहा परेशानी का आलम है। अब ऐसे में सरकार हो या प्रशासन हो, ये अपनी तरफ से कदम उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अगर सारी दुकानें बंद रहेंगी, अगर लोगों को खाने पीने का सामान नहीं मिलेगा, अगर 4-4 दिन 8-8 दिन उनको घर में उनके आटा नहीं है, उनके घर में कोई दाल नहीं है, तेल नहीं है, तो वो ज़िंदा कैसा रहेंगे, ये दूसरा मसला है। और इसीलिए इस बारे में भी प्रशासन ने सोचने की ज़रूरत है कि ये दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसा किया जाए। अब हमारे पास यहाँ पहले तो लॉकडाउन लगा 22 तारीख तक, और अब वो एक्सटेंड कर दिया गया है। और आगे लोगों के बैंक में जो खाते हैं, पेंशनर्स है, एम्प्लॉयज़ है, जिन्होंने जाके अपनी तनख्वाह लेना है वो बैंक से नहीं ले पा रहे हैं। अगर लोगों को कुछ ख़रीदना है, किराने का सामान है, तो किराने के दुकानें बंद है, फल के दुकानें बंद है, गाड़े नहीं इजाज़त है। कहीं कहीं लोग गाड़े वाड़े अपने निकाल के खड़े रह रहे हैं, तो वहाँ ऐसा रश हो रहा है कि वो संभाले नहीं संभल रहा है। तो इसीलिए मैंने परभनी के ज़िलाधिकारी को एक लेटर लिखी थी कि आप, रमज़ान का महीना है, कम से कम जो लोग शाम को फल, सूखा मेवा वगैरह लेने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, उनके लिए एक कुछ मस्जिदों के पास आप कुछ गाड़े खड़े कर दीजिए, वहाँ नियंत्रण रख के पुलिस का, वहाँ पर 1-1.5 घंटे का टाइम दीजिए उनको जाके वहाँ से ख़रीदने का, अंडर पुलिस सुपरविज़न। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ठीक है, प्रशासन ने जो डिसीजन लिया सोच समझ के लिया, लेकिन कम से कम मुझे उन्होंने इन्फॉर्म करना चाहिए, मेरे लेटर का जवाब देना चाहिए। अब अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर क्या हमारा पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है ये सिर्फ हमने प्रशासन के हवाले कर दिया है? कल पालक मंत्री महोदय का दौरा है, मैं ये सवाल ज़रूर करूँगी कि क्या राज्यसभा सदस्य ने लिखा हुआ जो लेटर है उसका कोई जवाब देने का किसी की जिम्मेदारी नहीं है? यहाँ पर लोक प्रतिनिधि ने जो चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? अगर ये आप जवाब नहीं देंगे तो क्या इस देश में कोई सरकार है या नहीं है, कोई लोक प्रतिनिधि की कोई वैल्यू है या नहीं है? लोक प्रतिनिधि लोगों की भावना को आप तक लेकर आता है। आपका काम है कि डायलॉग करें। अगर आप डायलॉग नहीं करेंगे तो कहाँ से लोगों में भी अंडरस्टैंडिंग होगी? जिस तरफ हम जनता को बोल रहे हैं कि आप रश मत कीजिए, मास्क लगाइए, आप अपने घरों में रहिए, आप एक दूसरे को कोरोना वायरस का फैलाव न हो ऐसा एहतियात कीजिए, उसी तरफ दूसरी ओर प्रशासन को भी बोलने की ज़रूरत है कि निर्णय लेने का सरकार ने आपको अधिकार ज़रूर दिया है, लेकिन आपको डिक्टेटर नहीं बनाया है कि आप लोक प्रतिनिधि की बात का जवाब तक न दें, उनकी कोई इज्जत तक न रखें। ये बात भी उतनी ही ज़रूरी है। मानती हूँ मैं कि पुलिस प्रशासन और रेवेन्यू प्रशासन बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन वो सबके साथ उनका ये भी काम है कि जो भी लोक प्रतिनिधि है उससे डायलॉग भी रखें, क्योंकि ये लोगों की बात, लोगों के प्रॉब्लम्स, लोगों के क्या मसाइल हैं वो आप तक लेके आ रहे हैं। वन वे ट्रैफिक नहीं चल सकता है। और इसीलिए मेरा जैसा सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आज तो भी आप लोग एहतियात कीजिए, आज तो भी आप लोग घरों में रहिए, क्योंकि कितने लोगों को हम खोएंगे। हमारे अपने जिनकी हम मोहब्बत करते हैं वो एक के बाद एक हमको छोड़ के दुनिया से जा रहे हैं। कब्रिस्तानों में जगह नहीं है, शमशान भूमियों में जगह नहीं है, वेटिंग लिस्ट लग रही है, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ऐसे हालात में कम से कम आज हम सब ने वैक्सीनेशन लेना चाहिए, जाके उसकी तरफ आप जाइए। वैक्सीनेशन लेंगे तो कुछ लोगों की जानें बचेंगी, क्योंकि वैक्सीनेशन लेने के बाद कोरोना का अगर संक्रमण भी होता है तो कम से कम बहुत सीरियस नहीं होता है, जनरली ऐसा देखा गया है। तो वैक्सीनेशन लेना चाहिए हर किसी ने। उसी के चलते महाराष्ट्र के नासिक में जो इंसिडेंट हुआ है, महाराष्ट्र के नासिक में जो लिक्विड लीक हुआ है, गैस लीक हुआ है,
अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन के लीक होने की वजह से किस तरह से यहाँ पर लोग तड़प कर इन लोगों की डेथ हुई है, ये ताज्जुब करने वाली बात है। यही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सर्विस, ये ऐसा कह सकते हैं। कोरोना के नाम पर किस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, ये ताज्जुब की बात है। देखने वाली बात है किस तरह से ये इंसिडेंट हुआ है। और इसी के चलते हमें पूर्व सांसद तुकाराम रेंगे पाटील इनसे बात करते हैं, आइए किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा की संपूर्ण राज्यामध्ये ऑक्सिजनचा तुटवडा भासत आहे आणि ऑक्सिजनचा तुटवडा आणि ऑक्सिजन हे आवश्यकच आहे. करोना पेशंटला ऑक्सिजनशिवाय करोना पेशंट सर्वाईव्ह होणं कठीण आहे, म्हणून त्याचा ऑक्सिजन कमी होतोच आणि त्याला ऑक्सिजन वाढण्यासाठी ऑक्सिजन देणं गरजेचंच आहे. कारण मी सुद्धा करोनाचा पेशंट होऊन मी बाहेर आलेला आहे, म्हणून करोनाच्या पेशंटला ऑक्सिजन किती आवश्यक आहे याचा अनुभव मी घेतलेला आहे. म्हणून प्रत्येक करोना पेशंटला ऑक्सिजनची आवश्यकता आहे आणि आज ऑक्सिजन मिळत नाही. ग्रामीण भागात तर नाही, शहरी भागात नाही, जिल्ह्या ठिकाणी ऑक्सिजनचा तुटवडा आहे आणि म्हणून रिलायन्स समूहानं सरकारला ऑक्सिजन पुरवठा करण्याचं जे जाहीर केलं त्याच्याबद्दल मी रिलायन्स समूहाचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो. परंतु याशिवाय मला खेद वाटतो ते आमच्या परभणीचा. या परभणीमध्ये 2 वर्षापूर्वी इथं एक आपला ऑक्सिजनचा प्रकल्प सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये मंजूर झाला होता, त्याचं कामही झालं होतं, परंतु आणखी त्याच्यातून ऑक्सिजन उत्पादन झालेलं नाही. आणि माझ्या माहितीप्रमाणे काहीतरी 1500 सिलेंडर त्या ऑक्सिजनचे त्यांना उपलब्ध करून देण्यात आले होते. आज ते 1500 सिलेंडर कुठं आहेत आणि गेल्या 1.5-2 वर्षापासून हा प्रकल्प का कार्यान्वित झाला नाही? म्हणजे सरकारनं बजेट दिलं, सरकारनं तुम्हाला यंत्रसामुग्री दिली, तुम्ही इथं फिट केलं, मग त्याचं उत्पादन का नाही? आज जर परभणीमध्ये जर ते ऑक्सिजन प्रकल्प जर सुरू झाला असता आणि परभणी जर उत्पादन झालं असतं तर कमीत कमी आज परभणीच्या पेशंटची तरी गरज भागली असती. आज परभणीच्या लोकांनासुद्धा पेशंटला जर ऑक्सिजन पाहिजे असेल तर जालन्याहून ऑक्सिजन यायला आहे, कुठून औरंगाबादून ऑक्सिजन यायला लागला आहे. म्हणजे इथं काही बेडला ऑक्सिजन सुविधा नाही. तर आज याचीसुद्धा आज ही जबाबदारी आहे, परभणीच्या जिल्हा प्रशासनाची जबाबदारी आहे. मग ते आरोग्य विभागाचे असो की महसूल विभागाचे असो, त्यांची नैतिक जबाबदारी आहे की ज्या सरकारनं या परभणीला हा प्लॅन दिला होता त्या प्लॅनचं काय झालं आणि तो प्लॅन आज अशा आणीबाणीच्या परिस्थितीत तरी तो प्लॅन चालू झाला पाहिजे, चालवला गेला पाहिजे, त्याच्यातून ऑक्सिजन उपलब्ध झाला पाहिजे, ही आमची भूमिका आहे. आणि यासाठी सुद्धा मी सरकारला विनंती करतो की सरकारनं सुद्धा ह्या जिल्हा प्रशासनाला ह्याबद्दल जाब विचारावा आणि हा प्लॅन ताबडतोब चालू करावा. ब्यूटी पार्लर काजीबाग मस्जिद के पास, गालिब नगर दरगाह रोड और मासूम कॉलोनी परभनी. एक बार जरूर आइए. मोबाइल क्रमांक 7721088557. आप अगर सोचेंगे तो ताज्जुब करने वाली बात यह है कि अगर परभणी शहर के राशन की दुकानों पर इस तरह का मका अगर मिलेगा, इस बारे में भी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें तुकाराम रेंगे पाटिल के बाद में है एक्टर मधुकर कांबळे जी. आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया वो दे रहे हैं और क्या कहना उनका. ही मक्का नाही, हे खेकाणा बघा, याच्यात आम्हाला तुम्हाला मारायचं आहे का जगवायचं आहे का काय कळलं मला. ही धूळ आहे. कलेक्टर साहेब असो या आपलं शासन असो, या शासनाला हे करतो की गरिबांना तुम्हाला मारायचं आहे का जगवायचं आहे. असं नाही तर असं. ही खायची कशी आम्ही गरिबांना, ही मक्का खायची कशी हे आम्हाला मीडियाला सांगायचं होतं. मीडियाचा फोन आला की मधुकर आम्हाला डायरेक्टली जा आणि अन्नपूर्णा अधिकाऱ्याला सुद्धा विचारतो की तू तुझ्या घरात बाबा हे खातोस का, तुझे लेकरं खातात का, हे तुपाशिव खात नसतील, हे द्यायला त्याच्यापेक्षा बंद करणं. कशाला एवढा भ्रष्टाचार करायलास तू मक्का द्यायलास. ही मक्का कुठं दळायची, तुझ्या घरी आणायची का दळायला, हे आम्हाला तुला विचारायचं आहे. महिला मंडळाला विचारा, मावशी ही मक्का आपण खातोत का, नाही तर ही दळायची कशी, जनावर खायनात मात्र माणसाला दिले जनावरे खाल्यात ही दळायची कशी, प्रश्न मोठा आहे. आणि परत आता राशन दुकानावर तुम्ही म्हणता 5 माणसं 3 माणसं या, इतके माणसं आल्यानंतर परत तुम्ही गुन्हा दाखल करायचा, हे कोणचे नियम तुमचे. शासनाला परत मी विनंती करतो की हे थांबवा जरा. हे जे द्यायला तुम्ही खेकाणा वाटलंच तर बंद करा बाबांनो, आम्ही घरामध्ये उपाशी मरू, पण हे देऊन तुमचा मोठेपणा दाखवू नका आणि हे खोटेपणा, कळलं. राशन मिल रहा है परभणी शहर के राशन की दुकानों पर, एक कलाकार होने के नाते से क्या कहना चाहिए, क्या आह्वान करेंगे परभणी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर, परभणी के पुरवठा अधिकारी मंजूषा मुथा इनसे और परभणी के अन्न भेसळ अधिकारी इन लोगों से. नमस्कार. आपण सर्वांनाच माहीत आहे की तुम्ही म्हणता घरात राहा, सुरक्षित राहा, आणि परभणीतली जनता ही ऐकती पण घरामध्ये आहे.
आपल्याला माहिती नाही, परभणीमध्ये अत्यंत गरिबी असताना लोक, झोपडपट्टीत राहणारे लोक हे घराच्या बाहेर निघत नाहीत. शासनाने त्यांना आव्हान दिलेलं आहे की तुम्ही घरामध्ये राहा, सुरक्षित राहा. आम्ही घरामध्ये कसे सुरक्षित आहोत? आम्ही घरामध्ये बसून, तुम्ही म्हणता शासन की तुम्हाला राशन देतोय आम्ही, राशन तेही फुकट नाही, तुम्ही काहीतरी आमच्याकडून पैसे घेताच. बरं, काल झालेल्या दुकानावर गेल्या महिन्यामध्ये जे तुम्ही हायब्रेड दिली, त्या हायब्रेडमध्ये अक्षरशः आळ्या होत्या. तेव्हाही जनतेने ऐकून घेतलं की चला आली असन. पण यावर्षी तर शासनाने हदच केली, आम्हाला दिली मका. मका कोण खाते? मकेमध्ये काल दुकानावर गेल्यानंतर बघितलं, अक्षरशः तिथं आलेले गोरगरीब रडत होते, ढसाढसा रडत, आणि बाया विचार करत होते, पुरुष होते की आता आपल्या मुलाबाळांना खायचं काय आणि द्यायचं काय. मग आम्हाला धोरण हे कळत नाही शासनाचं, तुम्ही घरात राहा, सुरक्षित राहा, आणि आमच्या घरी तुम्ही बिमारी पाठवता का? म्हणजे असं बाहेर नाही निघलं तर असं. तुम्हाला शासनाचं नियम आम्ही पाळतो, पण शासनाने सुद्धा त्यांचे नियम पाळले पाहिजे, गोरगरिबाकडे लक्ष दिलं पाहिजे. आम्हाला जेवढ्या घरामध्ये वेदना होतात आम्ही घरातल्या घरातच सैन करतो. तुम्ही खाता का हो? हे कोणी एखाद्या मंत्र्याचा मुलगा खाते का मका? तुमच्या घरामध्ये एखाद्या वेळेस आम्ही आलो आणि तुमचे डबे चेक केले, खरंच तुमचे मुलं बाळ ही मका खात असतात का? तुमचे मुलं बाळ हायब्रेड खात असतात का? आमच्या मुलाला सध्या, आता तुम्ही सांगता की लेकरू कुपोषित नाही झालं पाहिजे. आमचे लेकरं आज गेल्या वर्षापासून आमच्या लेकराची आणि दुधाची भेट नाही. लेकरं आमचे बिस्किटाला तरसतात. एका टायमाच्या अनाजावर आले, कारण की काम बंद असल्यामुळं कसे तरी आम्ही लेकरं आम्ही खूप सांभाळतो, त्यांना सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. पण तुम्ही शासन इतका हलजिरीपणा का करतंय? म्हणजे तुम्हाला आम्हाला घरात मध्ये मारायचंय का? हे विचार असेल तर बिंदास मारा. असं तर तुमच्याकडून काहीच होत नाही. कुठं दवाखान्यामध्ये गेले तर बेड नाहीत, औषधी नाही, तुमच्या सगळ्या या गोष्टी फेल आहेत. तेवढं असून सुद्धा आम्ही ऐकवतो, घरामध्ये राहतो, पण ते पण तुम्ही आम्हाला सुरक्षा देत नाहीत. तर या शासनाचा आम्ही परभणीकर, या राशन दुकानदाराचा हो, त्या राशन देणाऱ्याचा, अन्नपूर्णा अधिकाऱ्यांचा आम्ही साफमध्ये धिक्कार करतो, त्याचा निषेध करतो. आणि पुढील महिन्यामध्ये त्यांनी जर राशन दिलं चांगलं तर बरं, नाहीतर परभणीकर ही रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही. धन्यवाद.